जल्दी से ना एक बार कलेक्शन फ्रेमवर्क कर लेते हैं। कलेक्शन डॉट जावा क्लास, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, इसका नाम रख लेते हैं। तो सपोज हम लोगों ओके ने क्लास का नाम रखा है कलेक्शन टेस्ट, ठीक है। ये हमारी मेन क्लास है और इसका फॉन्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि हम लोगों को कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें ना इसके इंटरफेसेस वगैरह के बारे में समझना पड़ेगा। तो देयर आर टू थिंग्स, एक होता है आपका इंटरफेस और एक होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन क्लास, है ना। दो टाइप की चीजें होती है हमारे पास, एक होता है इंटरफेस और एक होता है इम्प्लीमेंटेशन क्लास, ठीक है। जो अब आप लोगों का जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम इसको थोड़ा समझते हैं। सो इंटरफेस जो होता है बच्चों, उसकी कभी भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते हैं, ये आप लोगों को पता है चीज। इंटरफेसेस के ऑब्जेक्ट्स जो है वो नहीं बनते हैं, इजंट इट। सो जो हमारे इंटरफेसेस होते हैं उनके बेसिकली आप कभी भी ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते हो, ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी मेड। तो अब पॉइंट आता है कि फिर भाई इंटरफेसेस की जरूरत क्या है जब ऑब्जेक्ट्स ही नहीं बन पाते। तो द पॉइंट इज कि इंटरफेस आप लोगों की इस चीज को डिफाइन करते हैं कि जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, ठीक है। तो एक है आपके पास इम्प्लीमेंटेशन की क्लास, ठीक है। उसके ऊपर एक है आपके पास इंटरफेस, ठीक है। और आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, आप ऑब्वियसली इम्प्लीमेंटेशन क्लास से कनेक्ट कर रहे हो। द पॉइंट इज कि इंटरफेस ये बताता है इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास को कि उस क्लास को कैसा दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ कि कलेक्शन फ्रेमवर्क इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करता है। द पॉइंट इज कि सपोज हम एटीएम की बात करते हैं, एटीएम मशीन की बात करते हैं, ठीक है। अब एटीएम मशीन जो है वो, अगर सपोज आप लोग एसबीआई की एटीएम मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वो भले ही एटीएम मशीन एसबीआई की है, लेकिन क्या हम उसमें पीएनबी का कार्ड डाल सकते हैं? डाल सकते हो। क्या तुम लोग उसमें यस बैंक का कार्ड डाल सकते हो? डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद और कौन से बैंक होते हैं, कैनरा बैंक है, एक्सेट्रा है ना, जो भी आईसीआईसीआई बैंक है। तो एसबीआई की एटीएम मशीन है पर कार्ड सबका डल पा रहा है, इजंट इट। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर जो इंटरफेस दिया हुआ है, इट कैन एक्सेप्ट द कार्ड्स ऑफ एनी ऑफ द बैंक्स, राइट। इसका मतलब है कि पीएनबी को भी पता होगा कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई है एटीएम मशीन की, ठीक है। उसको भी पता होगा कि एटीएम मशीन कैसे काम कर रही है। तो एटीएम मशीन बोल रही है कि भाई देख, तू मुझको पिन नंबर दे। अब पिन नंबर इसका मतलब क्या है कि वो सबके पास होना ही चाहिए, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि आप मुझे अमाउंट बताओ। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक, चाहे कोई सा भी बैंक हो, उसको अमाउंट पूछना ही पड़ेगा यूजर से, ठीक है। उसके बाद और क्या चीजें पूछता है कि सेविंग्स है या करंट अकाउंट है वो बताओ, है ना। रिसिप्ट चाहिए या नहीं। सो दीज ऑल थिंग्स आर द थिंग्स दैट द एटीएम मशीन आस्क्स फ्रॉम यू। इसका मतलब है इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन, इस फंक्शनैलिटी की इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं हर एक बैंक ने की होगी। समझ में आ रही है बात। एटीएम मशीन आपको क्या क्या सर्विस, जितनी भी सर्विसेज आपको एटीएम मशीन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एटीएम मशीन आपको जितनी भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उन सबकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं पीएनबी ने भी की है, यस ने भी की है और कैनरा बैंक ने भी की है। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन एटीएम मशीन कर रही है या बैंक कर रहा है। तो ऑब्वियसली बैंक कर रहा है, क्योंकि उसके पास आपके अकाउंट नंबर्स होते हैं, उसके पास आपकी अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो सारे काम तो बैंक का ही सर्वर करने वाला है, एटीएम मशीन नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब है एटीएम मशीन इज जस्ट एन इंटरफेस। वो बस बैंक को ये बता रही है कि ये फंक्शनैलिटी आपको इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ये फंक्शनैलिटी अपने यूजर को दे रहा हूं। समझ में आ रही है बात। एटीएम मशीन ने क्या बता दिया बैंक को कि तुमको देखो भाई, तुमको पिन नंबर सेट करने की फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी, तुमको अमाउंट डालने की फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी, तुमको यूजर को अगर सपोज कभी पैसे डालने हो तो उसकी फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाई? बिकॉज आई हैव मेड दिस स्क्रीन लाइक दिस, मैंने अपने यूजर को इतने सारे फंक्शंस दे रखे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन एटीएम मशीन नहीं करती है, इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? इस एटीएम मशीन को यूज करने वाले बैंक्स करते हैं। इस एटीएम मशीन को कौन बैंक्स यूज कर रहे हैं? जितने भी बैंक यूज कर रहे हैं एसबीआई की एटीएम मशीन को, उन सबको इसकी इस फंक्शनैलिटी की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। समझ में आई बात।
तो एक बात बताओ मुझे, जो एटीएम मशीन होती है वो भी तो इंटरफेस होता है, यूजर इंटरफेस। तो इसी तरीके से तो आप लोगों को एक चीज क्लियर है कि जो इंटरफेस होता है वो बस ये बताता है कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसी और का है। द सेम कॉन्सेप्ट इज हियर इन जावा एज वेल। जो आपकी इंटरफेस है वो है कलेक्शन, ठीक है, उसका नाम क्या है, कलेक्शन। हम एक्चुअली में इंटरफेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम कलेक्शंस पढ़ रहे हैं, अगर याद हो तो, है ना। तो कलेक्शंस को हम एक बार देख लेते हैं कि हाउ इट लुक्स, राइट। तो यहाँ पर कलेक्शंस की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कलेक्शन की। तो द पॉइंट इज कि कलेक्शन फ्रेमवर्क की अगर आप बात करते हो तो इसमें जो सबसे पहली पेरेंट, जो इस पूरे फ्रेमवर्क का जो पेरेंट है वो कौन है, कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो इस कलेक्शन फ्रेमवर्क में होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट। कलेक्शन इज दैट इंटरफेस विच इज एट द टॉप ऑफ दिस कंप्लीट फ्रेमवर्क। तो ये फ्रेमवर्क है कुछ नहीं, इट इज जस्ट कलेक्ट, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है जिसे आप लोग बहुत हार्ड समझते हो, वो एक्चुअली में बहुत इजी चीज है। तो ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस ही है, ठीक है। इंटरफेस और कलेक्शन, क्लासेस के कलेक्शन को ही हम लोग, जो इस डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है उसको हम कलेक्शन फ्रेमवर्क कहते हैं। समझ में आई बात। डेटा स्ट्रक्चर को यूज करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो रखा है विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस, और उन सबको ग्रुप करके हमने उसका नाम क्या रख दिया है, कलेक्शन फ्रेमवर्क, दैट्स इट। सो तो हमने बोला कि भाई जो इन सब का पेरेंट है, इस पूरी क्लासेस और इंटरफेस का जो ये ग्रुप है उनका पेरेंट है वो कौन है, कलेक्शन है। एक्चुअली में इटरेबल है, बट इटरेबल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं कि कलेक्शन इज द पेरेंट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो आने वाले टाइम में हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हमने बोला था कि इंटरफेस क्या होता है, जिसमें हम बस ये डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटिंग क्लास में होनी चाहिए। तो वो उसका, उसकी डेफिनेशन तो नहीं लिखता है एज सच, मतलब इंटरफेस और क्लास के बीच में बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो आपका नॉर्मल इंटरफेस होता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरफेस, ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं एबीसी। तो इसमें मैंने बोल दिया जाके कि भाई देख, इसके पास ना एक एक फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम है साइज, ठीक है। अब इस साइज की मैं कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगी। उसके बाद क्या होगा कि एक क्लास आएगी, ठीक है। अब ये क्लास है सपोज टेस्ट क्लास, सपोज ये क्लास है टेस्ट क्लास। तो हम बोलेंगे कि टेस्ट क्लास, देखो आपको क्या करना है कि आपको इस एबीसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। देखो नाम ही बता रहा है आपको इम्प्लीमेंट, है ना। इसका मतलब है अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करोगे। इंटरफेस में फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है, पर हमने ये बता दिया है कि अगर आप एबीसी इंटरफेस को यूज कर रहे हो, मतलब हमने ये बता दिया है कि अगर आप एटीएम मशीन को यूज कर रहे हो तो आपको इस साइज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अब जाके मैंने टेस्ट के अंदर बोला कि अब इसको आप अगर चाहो तो आप एटीएम की उससे भी समझ सकते हो। तो ये है एटीएम का इंटरफेस, और ये है सपोज आईसीआईसीआई का क्लास, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि मैं तो एटीएम को यूज करता हूं, तो मैं इस साइज की इम्प्लीमेंटेशन दे दूंगा। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, इसमें बस सेम फंक्शन सिग्नेचर यूज होगा, और इसके अंदर से फिर आप कुछ भी प्रोसेसिंग करोगे और फिर जो भी रिटर्न करना चाहते हो करोगे, है ना। क्योंकि इंट आपने इसका रिटर्न टाइप दे दिया है, तो यहाँ से मैंने सपोज 30 रिटर्न करा दिया। अब ये मत सोचना कि ये क्या इसका डेफिनेशन हुआ, ये हम बस एग्जाम्पल के लिए यूज करते हैं। तो पब्लिक इंट साइज, हमेशा इसे पब्लिक रखना पड़ता है, दैट इज वन ऑफ द केसेस। बट द पॉइंट इज कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ा आईसीआईसी वाले क्लास में। द पॉइंट इज कि आप लोग कभी भी एटीएम का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना पाओगे, राइट। सो यहाँ पर अगर आप ऐसा कुछ सोचोगे कि हम एक ऑब्जेक्ट बना दें एटीएम टाइप का, सो दैट यू वोंट बी एबल टू डू। सपोज मैंने बोल दिया एटीएम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू एटीएम, तो ये एरर देगा, बोलेगा ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता। देखो, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एटीएम, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप बोलोगे, ठीक है, यहाँ से हम बोलते हैं कि ठीक है एटीएम का तो आप नहीं कर सकते हो, पर आईसीआईसी का ऑब्जेक्ट बना के दिखा दो। तो आईसीआईसीआई ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू आईसीआईसीआई। अब देखो, आराम से ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब यू कैन नॉट मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरफेसेस, बट यू कैन मेक ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस दैट आर implementing those interfaces. Is it clear? Now the thing is कि जावा बोलता है
कि भले ही आईसीआईसी ऑब्जेक्ट जो है वो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यू कैन ऑल्सो होल्ड। तो सपोज आपके पास एटीएम का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, मतलब एटीएम टाइप का रेफरेंस है, ठीक है, तो आपके पास पूरे पूरे हक हैं आपके कि आप न्यू आईसीआईसी का ऑब्जेक्ट एटीएम के अंदर होल्ड कर सकते हो। ये समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट एटीएम टाइप का नहीं है, ऑब्जेक्ट आईसीआईसीआई टाइप का है, लेकिन इसको होल्ड कौन कर रहा है? एटीएम का ऑब्जेक्ट। तो अब आप सोचोगे कि तो इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि अगर सपोज आईसीआईसीआई कल को जाके अपने लिए कोई स्पेसिफिक फंक्शन बनाता है, ठीक है, वो बोलता है कि ये मैं सारे एटीएम्स को नहीं दूंगा, ये मैं सिर्फ अपने बैंक के लिए बना रहा हूँ फंक्शनैलिटी, तो उसने एक फंक्शनैलिटी बना दी कि पब्लिक और उसके बाद वॉइड प्रिंट नेम ऑफ बैंक, ठीक है, मतलब एक उसकी खुद की फंक्शनैलिटी है कि नेम प्रिंट कराने की, कि बैंक का नाम प्रिंट करा, और उसमें वो क्या कराता है, सिंपल सा कि आईसीआईसीआई वेलकम्स यू। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि एटीएम तो आईसीआईसीआई का था नहीं, तो वहां पे तो आईसीआईसीआई वेलकम्स यू तो ऐसा कुछ लिखेगा नहीं। पर अगर आप डायरेक्टली बैंक में आ रहे हो, दैट इज आईसीआईसीआई की बैंक में आप डायरेक्टली आ रहे हो, तो इस फंक्शन का मतलब बनता है। तो हम इसे कैसे यूज करते हैं, देखो, कि अगर कोई यूजर एटीएम के थ्रू आईसीआईसीआई की फंक्शनैलिटीज को यूज करता है, तो उसको ऑब्जेक्ट डॉट साइज ये फंक्शन दिख जाएगा, लेकिन उसको ये जो दूसरा फंक्शन है प्रिंट वाला, वो उसे नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि उसने इस फंक्शन प्रिंट नेम बैंक जो है, अगर प्रिंट नहीं दिख रहा तो नेम बैंक तो कहीं दिखेगा उसे। तो प्रिंट नेम बैंक ये वाला जो फंक्शन है उसको नहीं दिख रहा, जब हमने उसको कहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की है? एटीएम, एटीएम के इंटरफेस वाले रेफरेंस से जब एक्सेस करने की कोशिश की है। ठीक है, वो बोल रहा है कि भाई एटीएम के लिए नहीं है ये फंक्शनैलिटी, ये तो तभी है जब आप बैंक आके कुछ यूज करोगे। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जब आप आईसीआईसीआई के अंदर आके इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है, सो न्यू आईसीआईसीआई, एंड अब आप जब बोलोगे कि ऑब्जेक्ट टू डॉट, एक तो फंक्शन था साइज, तो वो तो इसे दिखना ही दिखना है, लेकिन अब इसे ये दूसरा फंक्शन भी दिखने लगेगा। ठीक है, इसका नाम क्या था? प्रिंट बैंक नेम। समझ में आ रही है बात कि डिफरेंट रेफरेंसेस को यूज करने से क्या डिफरेंस आता है? कोई कोई फंक्शनैलिटी दिखना बंद हो जाती है अगर आप मेन क्लास के रेफरेंस से उसको यूज नहीं करते हो, तो ओनली द रेफरेंसेस दैट आर एसोसिएटेड विद एटीएम विल बी विजिबल। है ना, ये आप लोगों ने चाइल्ड क्लास में बनाया था, तो ये आपको नहीं दिखाई देगा जब आप एटीएम के थ्रू आईसीआईसीआई को एक्सेस करने की कोशिश करोगे। और ये क्लियर भी है ना कि एटीएम जो है उसके थ्रू हम नहीं देना चाहते ये फंक्शनैलिटी सिर्फ और सिर्फ हम अपनी मेन क्लास के थ्रू देना चाहते हैं, तो इट मेक सेंस, राइट? तो अब देखो वो क्या बोलता है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने, इसको भी कमेंट ही कर देते हैं, ऊपर बना लेते हैं एक बार अलग से। सो देखो मेन क्लास को फिर से बनाते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि ये है हमारी क्लास और इसका नाम क्या है? कलेक्शन टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या बनाया था? मेन फंक्शन। और अब हम बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप कलेक्शंस की बात करते हो, कलेक्शन की बात करते हो, तो हमने बोला कि कलेक्शन जो है ना वो एक इंटरफेस है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा है व्हाट इट मींस, इजंट इट? ये इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब क्या था कि भाई मैं ये तो बता दूंगा, कलेक्शन बोल रहा है कि एरे लिस्ट हो, चाहे लिंक लिस्ट हो, चाहे हैश सेट हो, चाहे सिंपल कुछ, मतलब कोई सी भी क्लास हो, क्यू हो, स्टैक हो, ठीक, सबकी सब इसकी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो मैं ये तो बता दूंगा सबको कि कौन कौन से फंक्शंस तुमको इम्प्लीमेंट करने हैं, ठीक है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट करके नहीं दूंगा। एंड द रीजन इज कि उनको इम्प्लीमेंट ही अलग तरीके से किया जा रहा है सबको। लिंक लिस्ट अलग तरीके से इंटरनली इम्प्लीमेंट होती है, जो आपका एरे लिस्ट है वो अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होती है। तो गेट साइज फंक्शन या साइज फंक्शन एक तरीके से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, सबके लिए अलग अलग टाइप से करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो देखो इंटरफेस कलेक्शन क्या क्या आपको बोल रहा है कि क्या क्या आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपको नहीं, इन द सेंस लिंक लिस्ट को और एरे लिस्ट को, वो बोल रहा है कि एक आपके पास होना चाहिए साइज फंक्शन। ठीक है, इसको आप लोगों को लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये आप लोग हमेशा यहाँ पर आके चेक कर सकते हो। सिंपली यू हैव टू जस्ट, जैसे आपने जिस भी क्लास या इंटरफेस की बात कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट गो टू डेफिनेशन एंड यू विल सी द डेफिनेशन हियर इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पर
आप लोग सिंपली देखो, एक बोल रहे हैं कि एक आपके पास साइज फंक्शन होना चाहिए, आपको बता भी रहे कि वो कैसा होना चाहिए। बोल रहा है ये फंक्शन जो है इसको रिटर्न करने नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कलेक्शन। मतलब जो भी कलेक्शन आपने बनाया है, चाहे एरे लिस्ट बनाया है चाहे लिंक लिस्ट बनाया है, इस साइज फंक्शन को आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट उस कलेक्शन के अंदर के रिटर्न करके देगा आपको। समझ में आ रही है बात बच्चों? यस मैम। तो अब देखो, आप लोग अगर इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास देखो। सपोज आप एरे लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट की बात करते हैं। सो एरे लिस्ट, इसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं है, पर इम्प्लीमेंटेशन होता है थोड़ा सा नीचे जाके। सो अगर आप इसका गेट साइज फंक्शन अब देखोगे तो ये बोल रहा है इम्प्लीमेंट्स लिस्ट, पर लिस्ट एक्चुअली में किसको इम्प्लीमेंट करती है? कलेक्शन को। तो इनडायरेक्टली ये बेसिकली कलेक्शन का चाइल्ड क्लास है। समझ में आ रही है ये बात? यस सबसे मैम। ऊपर कलेक्शन था, कलेक्शन को किसने इम्प्लीमेंट कर लिया? लिस्ट ने। लिस्ट को किसने इम्प्लीमेंट कर लिया? एरे लिस्ट ने। तो इनडायरेक्टली इसको साइज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? है ना? तो यहाँ पे हम लोग साइज को देख लेते हैं एक बार। साइज वाला फंक्शन नहीं देखते, उसमें ना बहुत ज्यादा मैचिंग सारी हैं। कोई ऐसा फंक्शन देखते हैं जो बहुत जल्दी मिल जाए हमें। तो जैसे कि एक फंक्शन है इज एम्प्टी, देख लेते हैं, ये फटाफट मिल जाएगा। सो मतलब है वो वहां पे, बस वो मिलेगा नहीं जल्दी से, इसलिए मैं इज एम्प्टी को दिखा रही हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे ये है। तो बोल रहा है कि देखो, एरे लिस्ट में आके इज एम्प्टी की आप लोगों को इसने क्या दे दिया? ये साइज फंक्शन भी ऊपर ही है। तो देखो किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है एरे लिस्ट ने। बोलता है कि अगर आपने इज एम्प्टी रिटर्न किया तो मेरे पास एक वेरिएबल है साइज नाम का, जिसके अंदर ये वेरिएबल है, साइज फंक्शन अलग है, वेरिएबल अलग है, ठीक है। दिस इज इंस्टेंस वेरिएबल साइज। तो ये साइज क्या मेंटेन करता है इसके लिए कि व्हाट इज द करंट साइज। तो अगर आप उससे बोलते हो कि साइज दे दे, तो वो साइज को एज इट इज रिटर्न कर देता है। अगर आप उसे बोलते हो कि एम्प्टी है कि नहीं एरे लिस्ट, तो वो ये चेक कर लेता है कि अगर साइज 0 के इक्वल होगा तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर साइज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। समझ में आ रही है इम्प्लीमेंटेशन? ऑलराइट, नाउ द पॉइंट इज, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो द थिंग इज कि एरे लिस्ट क्लास थी, अभी हमने देखा एरे लिस्ट की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास। ठीक है, ई का मतलब होता है जेनेरिक क्लास है, आप इसमें टाइप बता सकते हो कि किस टाइप के जो वैल्यूज हैं आप इसके अंदर डालना चाहते हो, राइट। पता है ये सबको जेनेरिक्स? जावा में जेनेरिक्स पता है कि नहीं पता है अभी? अगर नहीं पता है तो भी कोई इशू नहीं है, मैं बता रही हूँ कि ई का मतलब होता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट यू वांट टू पुट इनसाइड दिस एरे लिस्ट। तो वो आप लोग बेसिकली अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली वो नहीं है कि इंटीजर टाइप ही होना चाहिए या एटीएम टाइप ही होना चाहिए या कार टाइप ही होना चाहिए, किसी भी टाइप का रेफरेंस हो सकता है। वो बस आपको जब आप डिफाइन करोगे एरे लिस्ट को उस टाइम आपको बताना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे बोल दिया एरे लिस्ट और ये किस टाइप के ऑब्जेक्ट रखता है, तो आपने बोल दिया इंटीजर टाइप के ऑब्जेक्ट्स रखता है, ठीक है, रेफरेंसेस रखता है। उसके बाद आपको इसका कुछ नाम देना पड़ेगा। सो लिस्ट इज द नेम, और उसके बाद न्यू एरे लिस्ट। तो इस तरीके से आप इसका ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देते हो। ये क्लियर है सबको? अब आप लोगों ने यस एक और मैम। चीज पढ़ी थी 2 मिनट पहले कि अगर गलती से आप किसी इंटरफेस को यूज करते हो, ठीक है, इसी सेम ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए, तो आपने इसका नाम दे दिया सपोज लिस्ट टू, और आप बोल रहे हो न्यू एरे लिस्ट, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी हम बोल देते हैं कि इंटीजर टाइप की कलेक्शन, क्या हो रहा है, कलेक्शन कैन नॉट बी रिजोल्व टू अ टाइप, टाइप ऑफ, यहाँ पे हमने इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, अब ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बोला कि भाई कलेक्शन बना, ठीक है, और इसका ये किस टाइप के वैल्यूज को होल्ड करेगा, तो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करेगा, लिस्ट टू इसका नाम है, और न्यू एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट ये होल्ड करता है। अब इसका भी वही मतलब है जो हमने अभी एटीएम में देखा था। द थिंग इज कि एरे लिस्ट बोलता है कि मैंने ना कुछ अलग से भी फंक्शंस हैं जो इम्प्लीमेंट बना रखे हैं अपनी क्लास के अंदर। ठीक है, क्यों बना रखे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट द थिंग इज कि कलेक्शन बोलता है कि मैंने कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं और मतलब डिक्लेयर कर रखे हैं, आप उसको बस डिफाइन करके यूज कर सकते हो। एरे लिस्ट बोलता है कि यार देख कलेक्शन तू ना बहुत जेनेरिक है, तो अगर कोई हैश सेट आएगा उसको भी तू वही सेम फंक्शन पकड़ा देगा, अगर कोई एरे लिस्ट आ रही है उसको भी तू वही सेम फंक्शन पकड़ा रहा है, अगर कोई लिंक लिस्ट आ रही है तो उसको भी तू सेम फंक्शन पकड़ा रहा है कि इसे इंप्लीमेंट करो और यूज करो, जस्ट लाइक एटीएम है ना, कि एटीएम एक है,
अब कोई एसबीआई का बैंक आ रहा है, उसको भी वही सेम फंक्शन मिल रहे हैं, पीएनबी का बैंक आ रहा है, उसको भी वही सेम फंक्शन मिल रहे हैं। अब उसको चाहिए पीएनबी को कि नहीं, मैं तो अलग दिखना चाहता हूँ, तो मेरे को कुछ ऐसे फंक्शन चाहिए जो इस एटीएम से अलग हो, थोड़े इनोवेटिव से, जैसे कि नेट बैंकिंग देना चाहता हूँ मैं या कुछ भी। राइट, तो वो फीचर्स ये कहाँ इंप्लीमेंट करेगा, ये अपनी खुद की क्लास में इंप्लीमेंट करेगा एक्स्ट्रा फीचर्स को। ये समझ में आ रहा है? तो अगर आप कलेक्शन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करोगे तो सिर्फ उतनी ही फंक्शनैलिटी कर पाओगे जितनी कलेक्शन को पता है, जितनी एटीएम को पता थी। समझ में आ रही है बात? ठीक है। वेयर एज अगर आप इसे एरे लिस्ट के थ्रू करोगे तो आप कितनी फंक्शनैलिटी एक्सेस कर पाओगे, जितनी एरे लिस्ट के अंदर डिफाइंड है। तो उसमें इंटरफेस वाली तो होंगी ही होंगी, प्लस उसमें कुछ एड ऑन्स भी हो सकती हैं। ठीक, अब आपका क्वेश्चन आएगा कि इतनी हम लोगों ने दौड़ भाग की क्यों है? ये दौड़ भाग हमने इसलिए की है, देखो समझते हैं। सो ये इंटरफेस और क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये दौड़ भाग हमने इसलिए की है बिकॉज इसको एक बार आप फ्रेमवर्क को देखो और आपको समझ में आ तो जाना चाहिए। कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा, इमेजेस देखते हैं। तो इसकी वजह से किया हमने ये दौड़ भाग। किसी भी पिक्चर को देख लो, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको देखते हैं, कुछ बड़ा सा लग रहा है। कॉपी इमेज एड्रेस और इसे खोलते हैं यहाँ पर। देखो, तो ये दौड़ भाग हमने इसलिए की है कि ये कलेक्शन है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर है वो सारे के सारे क्या है, इंटरफेसेस, ठीक है। और जो ग्रीन कलर है वो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। ये समझ में आ रही है चीज? तो अब देखो, सबसे ऊपर है इटरेबल, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, और मैंने आपको पहले ही बोला था दैट उसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहली जो इंटरफेस आती है वो है कलेक्शन इंटरफेस, ठीक है। इसके अंदर हमारे एटीएम वाली चीज है कि इसके अंदर हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन डिक्लेयर करके रख दिए कि ये होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है। अब जो लिस्ट होता है वो अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। जो क्यू होता है वो अलग तरीके से काम करता है, उसमें आपको पता है रियर एंड से जाती है चीजें, फ्रंट से निकल कर आती हैं, तो अलग तरीके से काम करता है। और सेट अलग तरीके से काम करता है। सेट बोलता है कि मैं डुप्लीकेट्स नहीं रखता, वेयर एज लिस्ट बोलता है कि मैं तो डुप्लीकेट रख लेता हूँ। राइट, तो इसलिए थोड़े थोड़े ये सारी चीजें ना अलग अलग सी हैं। राइट, तो इन लिस्ट ने, क्यू ने और सेट ने, कलेक्शन वाले तो सारे के सारे फंक्शन बोले कि हाँ ये तो होने ही चाहिए, इसने अग्री किया। लेकिन उसके बाद इसने बोला कि देखो मैं डुप्लीकेट रखता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़े से और फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ। क्यों बोलता है कि देखो कलेक्शन वाली जो चीज है, साइज, इज, एम्प्टी, ये तो मुझे समझ में आते हैं जेनेरिक फंक्शन, तो ये तो मेरी इम्प्लीमेंटिंग क्लास में होने चाहिए, पर मैं कुछ और भी फंक्शंस रखता हूँ, जैसे कि रियर से पुश करने का, उसके बाद पीक देखने का, मतलब जो मेरे क्यू के अंदर बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, पॉप पुश वाले, एक्सेट्रा स्टैक्स वगैरह के, तो वो सब भी मैं रखना चाहता हूँ, ठीक है। स्टैक वाले तो अलग हो गए, लेकिन क्यू के जो ऑपरेशंस होते हैं कि एम्प्टी है या नहीं, उसके बाद फ्रंट से एंटर कराने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटीज। तो कलेक्शन ने बोला ठीक है, तू एड ऑन जो रखना चाहता है, जो तेरे को ऐसा नहीं लगता कि सबके लिए जेनेरिक है, सिर्फ और सिर्फ तेरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के लिए जेनेरिक है, वो तो इस इंटरफेस में डिफाइन कर ले, ठीक है। सेट बोलता है यार मैं भी थोड़ा सा ना अलग हूँ, ज्यादा अलग नहीं हूँ पर थोड़ा सा अलग हूँ, तो मैं भी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी रखना चाहता हूँ जो मैं सबके साथ शेयर नहीं करना चाहता। जैसे कि मैं नहीं चाहता कि कोई डुप्लीकेट आए, ठीक है, मैं थोड़ा अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो इसलिए थोड़ी सी मैं एडिशनल फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिक्लेयर करके रखना चाहता हूँ, ताकि जो मुझे क्लास इम्प्लीमेंट करे उसको वो इम्प्लीमेंट करने ही पड़े फंक्शंस। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो अब लिस्ट बोलता है कि मेरे अंदर 4 इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैं। कितनी है? 4, ठीक है। और भी हैं एक्चुअली में, पर ये इजी वाली है, ठीक है, मतलब जल्दी सीखना है तो पूरा नहीं देखेंगे ना एक बार में, वरना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लिस्ट बोलता है कि मेरे पास ना 4 इम्प्लीमेंटिंग क्लास हैं। अभी तक इंटरफेसेस चल रहे थे, ये याद रखना, इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं आई थी अभी तक एक भी। इम्प्लीमेंटेशन क्लास अब आई है। पहली इम्प्लीमेंटेशन क्लास है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट को अगर अपने कुछ फंक्शंस रखने हैं वो भी इसमें जाएंगे, जो लिंक लिस्ट से अलग होंगे। और ऑब्वियस सी बात है कि एरे लिस्ट, आप इतना तो आप लोगों को पता है कि एरे लिस्ट एरे को यूज करके बन रही है, वेयर लिंक लिस्ट में नोड्स होते हैं, ठीक है। तो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन बहुत अलग है मेमोरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो, इजंट इट? है ना? इस लिंक लिस्ट का अगर आपको साइज निकालना है तो आपको नोड्स ट्रैवर्स करने पड़ेंगे। एरे लिस्ट का साइज निकालना है तो सिंपली आप बोलोगे कि एरे की साइज क्या है, कोई पॉइंटर रखा होगा उससे निकाल लोगे। तो दोनों की इम्प्लीमेंटेशन साइज फंक्शन की अलग होने वाली है कि नहीं? इसलिए ये दोनों इम्प्लीमेंटेशन क्लास अलग है। भले ही साइज फंक्शन है, दोनों का नाम सेम है,
ठीक है, नाम सेम है फंक्शन का, साइज या फिर गेट साइज या फिर इज एम्प्टी, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन इंटरनली जाके बहुत अलग हो जाती है। इसलिए इम्प्लीमेंटेशन क्लास अलग अलग होती है, और इम्प्लीमेंटेशन क्लास में ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। आई होप दैट आई एम मेकिंग द पॉइंट वेरी क्लियर। सो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, उसके बाद होता है एक वेक्टर, एक होता है स्टैक। ठीक है, वेक्टर जो है वो थोड़ी पुरानी क्लास है, जब तक कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं आया था, बट स्टिल वी यूज इट टुडे ऑल्सो। ठीक है, तो बस कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो मेन पॉइंट था ना, जो मुद्दा इसने सॉल्व किया था, वो यही किया था कि पहले ना आपको हर एक क्लास के लिए ना अलग अलग फंक्शंस याद करने पड़ते थे। किसी में लिखा रहता था, मतलब ऐसा एग्जाम्पल समझना कि सपोज मेरे पास एक पुरानी एरे लिस्ट होती, तो मैं उसमें एक फंक्शन बना देती गेट साइज ऑफ एरे लिस्ट। ठीक है, कोई लिंक लिस्ट होती तो मैं उसमें एक फंक्शन बना देती गेट साइज ऑफ लिंक लिस्ट। तो उनको ना याद करना फॉर डेवलपर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क ने आके जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो यही की थी कि उसने बना दिया एक ऐड फंक्शन। ठीक है, अब वो ऐड एरे लिस्ट के लिए भी ऐड है, लिंक लिस्ट के लिए भी ऐड है। आपको पता है इंटरनली दोनों अलग है, पर एट द एंड आप तो ऐड फंक्शन यूज कर रहे हो, तो डेवलपर का तो हेडेक कम हो गया ना। उसको तो याद नहीं करना कि गेट साइज ऑफ एरे लिस्ट, इतना बड़ा फंक्शन का नाम। उसको याद करना है साइज फंक्शन, उसको याद करना है इज एम्प्टी फंक्शन, उसको याद करना है ऐड फंक्शन, ऐड ऑल, रिमूव ऑल। तो उसको एक जेनेरिक से फंक्शन दे दिया है। ठीक है, अब उसको बस ये काम करना है कि एरे लिस्ट इंटरनली कैसे होता है, अगर वो चाहता है तो बस उसको वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी क्यू की फंक्शनैलिटी क्या है वो उसको पता होनी चाहिए। उसके बाद हैश सेट की फंक्शनैलिटी क्या है वो उसको पता होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि हैश सेट डुप्लीकेट नहीं रखता, एरे लिस्ट डुप्लीकेट रख लेता है। ठीक है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि अगर उसे डी क्यू को इम्प्लीमेंट करना है या क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो डायरेक्टली क्यू की कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं यूज कर सकता। तो इसलिए उसे या तो लिंक लिस्ट यूज करनी पड़ेगी या फिर एरे डी क्यू यूज करना पड़ेगा, अगर डी क्यू बनाना है। अगर उसे क्यू बनाना है तो या तो उसे प्रायोरिटी क्यू यूज करना पड़ेगा, या फिर एरे डी क्यू, या फिर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो उसको ये चीज पता होनी चाहिए कि क्यू नाम की डायरेक्टली कोई क्लास नहीं होती है। इन तीन इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस को यूज करके ही क्यू बनाई जा सकती है। इसी तरीके से उसे पता होना चाहिए कि लिस्ट नाम की कोई डायरेक्टली उसको क्लास नहीं मिलेगी, तो उसको ऑब्जेक्ट जो है वो या तो एरे लिस्ट के यूज करने पड़ेंगे, या फिर लिंक लिस्ट के, या वेक्टर के, या स्टैक के। ठीक है, इसी तरीके से सेट डायरेक्टली कोई क्लास नहीं है, तो हैश सेट का ऑब्जेक्ट यूज करो या फिर लिंक्ड हैश सेट का ऑब्जेक्ट यूज करो। इसी तरीके से सेम थिंग फॉर द ट्री सेट एज वेल। आई होप दैट कलेक्शन फ्रेमवर्क इज क्वाइट अ बिट क्लियर। उसके बाद तो फिर बस उसकी यूज केसेस आ जाते हैं, वो तो एक छोटी चीज है फिर, है ना। अब आपको बोलेगा कोई कि भाई एरे लिस्ट बना दे 20 साइज का, तो बना दो। ये तो एक्सेप्शन आ गई, एरे लिस्ट। इसमें आप फिर अब बोलेगा कोई कि कार टाइप का ऑब्जेक्ट डाल दो, डाल दो, Sure. है ना। सी इज इक्वल्स टू न्यू कार। अब आप बोलोगे कार है कहाँ, तो बना बनाए लो, बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद दैट्स इट। इसके बाद अगर आपको कोई बोलता है कि एरे लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं, तो सी, सी डॉट एड, है ना, और इसके अंदर आप ऑब्जेक्ट डाल दो। सो न्यू कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया। अब आपको पता है कि कार का ऑब्जेक्ट ये जो आपने डाला है, एक्चुअली में इसका रेफरेंस रिटर्न में आएगा जो कि कार में ऐड हो जाएगा। तो या तो आप ऐसे कर लो, और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप लोग एक कार का ऑब्जेक्ट बना लो, और अब इस ऑब्जेक्ट को आप इसके अंदर पुश करते हो, मतलब रेफरेंस पुश कर सकते हो सिर्फ कार टाइप का। ठीक है, सो अब इसमें अलग क्या है, तो अलग अगर आपको जाननी है चीजें, तो उसके लिए आप बस एक सिंपल सा काम कर सकते हो। अरे जैसे खोल के देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी सी छानबीन करना शुरू किया करो, ताकि इस चीजें क्लियर हो जाती हैं फिर बहुत अच्छे से। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एरे लिस्ट जो क्लास है ना, वो इम्प्लीमेंट करती है लिस्ट को, तो लिस्ट की जितनी फंक्शनैलिटी है इसने उसको भी इम्प्लीमेंट किया ही होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज आ रही है, इनिशियल कैपेसिटी। ठीक है, इस ये आप लोगों को बहुत जगह ना बताया जाता है कि इनिशियल कैपेसिटी 10 होती है, तो वो कैसे उनको पता चलता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो वो ऐसे पता चलता है कि अगर आपने सपोज किसी एरे लिस्ट को कंस्ट्रक्ट, ऑब्जेक्ट को उसको डिफाइन कर दिया, और आपने उसके अंदर कोई साइज नहीं पास की, आप इनके इसके कंस्ट्रक्टर देखो एक बार। इस डिफॉल्ट कैपेसिटी को याद रखना 10 है, और अब इसके कंस्ट्रक्टर देखो, एक इंट साइज नाम की भी वो है,
इसके कंस्ट्रक्टर देखो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस कंस्ट्रक्टर को यूज करो एरे लिस्ट विद इंट इनिशियल कैपेसिटी, मतलब आप पास कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर आपको पास नहीं करना तो आप दूसरा कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो जिसमें आप कुछ नहीं पास कर रहे हो। तो क्या बोल रहा है ये कि मैं एलिमेंट डेटा के अंदर डिफॉल्ट कैपेसिटी एलिमेंट डेटा को पास कर दूंगा। ये है क्या? तो डिफॉल्ट कैपेसिटी एरे लिस्ट। अच्छा, सो एक्चुअली में ये वाली जो एरे लिस्ट है ना, ये वो वाली एरे लिस्ट है जब आपने ऑब्जेक्ट ई भी नहीं दिया होगा, मतलब इंटीजर है या कार टाइप है। और ये वो वाली वो वाला कंस्ट्रक्टर है जहाँ पे आप उसे ये बता दोगे एटलीस्ट कि किस टाइप की आप लोगों की रेफरेंसेस आप स्टोर करने वाले हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने इसको नहीं दिया हुआ है साइज तो कहीं तो दिया होगा, फिर इसने कुछ करके कहाँ दिया है इसने डिफॉल्ट साइज। खैर, सो द पॉइंट इज कि एक डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है जो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। अब मैं इस फंक्शन को रीड नहीं करना चाह रही हूँ अभी, ठीक है। एंड देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फंक्शंस एज वेल जो आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाते हैं। और ये जो ग्रो फंक्शन है ये इंटरनली कॉल होता है। इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मन करे तो देख लेना, इसलिए मैंने दिखा दिया है बस। तो अब अगर आपको इसके अंदर और भी ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं तो आप लोग आराम से ऐड कर सकते हो। सो सी डॉट ऐड और उसके बाद फिर से न्यू कार। तो ये हमने दो ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए। और अगर आप इसको अब डिस्प्ले करना चाहते हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सी, एंड देन आप इसे करोगे नॉट सी। हमें क्या डिस्प्ले, सी ही था। ऑल राइट, तो अब हम इसे डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है। ये इनका जो आप लोगों का नेम होता है, हैश कोड होता है, वो आपके सामने है। जिसमें सबसे पहले आपकी क्लास का नाम होता है और उसके बाद उसका जो हैश कोड होता है एक्चुअल में द रेफरेंस, उसका कुछ पार्ट आपको दिख जाता है। सो दिस इज हाउ टू ऑब्जेक्ट्स हैव बीन इंसर्टेड इनटू द एरे लिस्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ पर ना इसके पास और भी कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरे लिस्ट। और यहाँ पर मैंने बोल दिया कि मुझे फिर से कार का ही लिस्ट बनाना है, लेकिन इस बार मैं बोल रही हूँ कि मुझे दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करना है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को भी यूज कर सकते हो जिसमें आप पहले से बना हुआ कोई अगर कलेक्शन हो तो उसको पास कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये ऐसा नहीं बोल रहा कि एरे लिस्ट टाइप का ही होना चाहिए, ये बोल रहा है कलेक्शन टाइप का। इसका मतलब अगर कोई लिंक लिस्ट है या कोई हैश सेट है ना, तो उसको भी आप इसके कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हो। समझ में आ रही है चीज? कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टर बोल रहा है कि कलेक्शन टाइप का कुछ भी आप पास कर सकते हो। तो कन्वर्जन इजी हो गया कि नहीं हो गया? लिंक लिस्ट से अगर आप हैश सेट बनाना चाहते हो बन जाएगा, हैश सेट से अगर आप लिंक लिस्ट बनाना चाहते हो या एरे लिस्ट बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वो सिंपली बोल रहा है दैट पास दैट कलेक्शन आई विल कन्वर्ट इट इनटू एरे लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रही हूँ कि इस सी को कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर सी को पास कर दिया, है ना। तो अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर भी क्या दिखने लग जाएगा, जो सी के ऑब्जेक्ट्स थे, क्योंकि हमने उनको डाल दिया अरे लिस्ट के अंदर। तो अब आप देखो लिस्ट को, तो लिस्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली दो ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज कर दिया था। पहले जो कंस्ट्रक्टर यूज किया था उसमें हम कुछ भी पास नहीं करते थे, दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर में हम पुरानी वाली जो लिस्ट थी उसको पास करते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर एरे लिस्ट की जगह आपने सपोज एक हैश सेट बनाया होता, तो हैश हैश सेट, ये न्यू हैश सेट, और आप बोल दे कि मुझे तो इसे कन्वर्ट करना है इनटू एरे लिस्ट, तो हो जाता। कैसे हो जाता? कि आपने उसे इस कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया है। समझ में आ रही है बात? तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क ने फिर से कुछ इजी चीज आपको दे दी Yes, कि ma'am. हैश सेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एरे लिस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। इसी तरीके से और भी कई सारी कंस्ट्रक्टर हैं। तो और क्या कंस्ट्रक्टर्स हैं? सो एरे लिस्ट, मैंने बोला कार टाइप का ऑब्जेक्ट इसमें रखते हैं हम रेफरेंसेस, और लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू। और क्या है, तो इनिशियल कैपेसिटी वाली जो बात थी कि अगर आप नहीं दोगे तो वो 10 पास हो जाएगा, अदरवाइज आप अगर दोगे तो आपकी जो एरे लिस्ट है, क्योंकि इंटरनली तो एरे ही यूज कर दिया ना, तो आप उसको इनिशियल कैपेसिटी बता सकते हो कि भाई तू इतनी तो ऑलरेडी लेके रख, जैसे 50 साइज तो तू लेके रख। उसके बाद वो डायनामिकली ग्रो करती है वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन आप उसे बता सकते हो बेस्ड ऑन की व्हाट इज योर यूज केस, उससे उसका टाइम बच जाएगा। क्लियर है? अब चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो मत दो, बट अगर चाहो तो दे सकते हो इनिशियल कैपेसिटी।
ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बस ये है कि 30 कैपेसिटी का जो एरे है वो रिजर्व करके पहले से ही रखेगा अपने पास। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करता है कि जब फिल हो जाता है ना आपका एरे, तब जाके वो नई मेमोरी एलोकेट करता है, पूरा कॉपी पेस्ट चलता है, तो उससे मैं बच मतलब जाएगा और तो कुछ नहीं है। आई होप कि कलेक्शन फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट क्लियर है। अब तुम्हारा काम ये है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है, ऐड है ना, उसके बाद रिमूव, इनको पढ़ना तो अब कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.